हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु। और उसमें हमने बाकी 4 लेक्चर अपलोड कर लिया है ऑलरेडी। और इसमें बात करने वाले हैं धातुओं की प्राप्ति और देखेंगे कि कैसे धातु एवं अधातुओं को हम प्रकृति के रूप में यानी कि जैसे पृथ्वी पे पाए जाते हैं उससे हम जो मॉडर्न तरीके से उनका इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसे हमको मिलता है। तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। समुद्र जल में भी सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित होते हैं। जैसे कि हमारे जो खनिज अगर बात करें, खनिजों से पहले धातु और अधातुओं की अगर हम बात करें तो ये भूपर्पटी पे पाए जाने वाले मुख्य स्रोतों में से ये प्राप्त होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो समुद्र में लवण के रूप में घुले होते हैं, जैसे कि हमारा सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या फिर यौगिकों को खनिज कहते हैं। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है कि खनिज क्या होता है। आपके पेपर में डायरेक्ट पूछ सकता है कि खनिज क्या है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या फिर यौगिकों को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, यहाँ से क्लियर है। कह रहा है कि कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को हम अयस्क कहते हैं। अब जैसे देखो, जैसे हमारे इंडिया में झारखंड वाला रीजन है, वहाँ कोयला बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर कोयला पाया जाता है। तो उनको उन स्थानों से निकाल कर अगर उसको हम एक्सट्रैक्ट करके मार्केट में उसको बेचते हैं तो हमें लाभ मिलता है। तो ऐसे लाभकारी चीज़ों को जो ज़मीन से निकाला जाता है, तत्वों या फिर यौगिकों को हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो यहाँ से दो डेफिनेशन बन सकता है कि अयस्क क्या है और खनिज क्या है। आई होप कि दोनों क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं धातुओं का निष्कर्षण। अब जैसे पृथ्वी पे हम जो प्राकृतिक रूप से पा रहे हैं उनको हम या तो खनिज कह रहे हैं या फिर अयस्क कह रहे हैं। तो कह रहा है कि इनका निष्कर्षण कैसे करेंगे, यानी कि जो मॉडर्न तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं वो कैसे हम लोग पाएंगे। कह रहा है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियोज़ में भी इसको डिस्कस कर लिया है। आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। कुछ धातुएं भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में मिलती हैं। जैसे कि कुछ धातुओं को अगर देखा जाए तो वो नॉर्मली जिस तरह आप इस्तेमाल करना चाहोगे वैसे रूप में मिल जाता है, लेकिन कुछ धातुओं को किसी दूसरे यौगिक से निकाल के हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो अपने यौगिकों के रूप में मिलती हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुएं सबसे कम क्रियाशील होती हैं। अगर हमने सक्रियता श्रेणी देखा था ना कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि जो आवर्त सारणी में जो भी धातु या धातु पाई जाती हैं उनकी सक्रियता श्रेणी अलग अलग होती है। तो उसके आधार पर जो सबसे नीचे होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं। कम क्रियाशील कहने का मतलब है वो किसी से अभिक्रिया करके अपनी यौगिक नहीं बनाते, वो खुद से ऐसे ही इन्वायरमेंट में पड़े रहते हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ दिया हुआ है कि गोल्ड यानी कि सोना, सिल्वर यानी कि चांदी, प्लेटिनम एवं कॉपर यानी कि तांबा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये कम क्रियाशील होते हैं, यानी कि ये दूसरे से क्रिया नहीं कर पाते और इनको हम डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अब देखो कभी कभार क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों में या फिर यौगिकों में पहचान करिए। तो कॉपर या फिर सिल्वर ये दोनों सल्फाइड या फिर ऑक्साइड के रूप में होते हैं, यानी कि कॉपर सल्फाइड या फिर कॉपर ऑक्साइड हो सकता है, सिल्वर सल्फाइड या फिर सिल्वर ऑक्साइड के रूप में होते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं कि ये कभी कभी स्वतंत्र तत्वों के रूप में नहीं पाई जाती। अब जाहिर सी बात है, जब ये अभिक्रियाशील है तो किसी दूसरे से भिड़ के एक नया यौगिक बना लेगा, तो खुद अकेला कैसे रह पाएगा, यानी कि इसकी सक्रियता श्रेणी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये अपने यौगिकों के रूप में ही तत्वों में पाया जाता है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि विद्युत अपघटन किनका किया जाता है, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इनकी सक्रियता श्रेणी बहुत ज़्यादा होती है। आगे कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुएं जैसे कि जिंक, Fe, Pb आदि की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। जैसे हमने नीचे वाला पढ़ लिया, हमने ऊपर वाला पढ़ लिया, इनके बीच में भी कुछ धातुएं होती हैं जिनको हम मध्य अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं कहते हैं। कौन कौन सा आएगा, जिंक, Fe यानी कि आयरन, हमारा Pb यानी कि लेड। पृथ्वी की भूपर्पटी में ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या फिर कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। यानी कि ये जो मध्य अभिक्रियाशील वाली जो धातुएं हैं ये भूपर्पटी पर कैसे पाई जाती हैं, ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में या फिर कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। आप देखेंगे कि कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं
ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने का ऐसा यही कारण है। देखो ऑक्साइड होने के कारण ऑक्सीजन से कंबाइन करके ये अभिक्रियाशील ज़्यादा हुई होगी तभी तो कंबाइन हुआ होगा, यानी कि अभिक्रियाशीलता के बढ़ने से ये ऑक्साइड के रूप में या फिर सल्फाइड के रूप में हमें भूपर्पटी पर मिल रहा है। आगे कह रहा है कि इस प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला वर्ग है, ध्यान देना है, अभिक्रियाशीलता के आधार पे धातुओं का वर्गीकरण। कितने वर्ग में बांटा है हमने? 3 वर्ग में। यहाँ हेडिंग पड़ेगा धातुओं का वर्गीकरण अभिक्रियाशीलता के आधार पे 3 वर्ग में बांटा है। निम्न अभिक्रियाशीलता, मध्यम अभिक्रियाशीलता और उच्च अभिक्रियाशीलता, यानी कि बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील। प्रत्येक वर्ग में आने वाले धातुओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है, यानी कि निम्न अभिक्रियाशील वालों को अलग, मध्यम वाले को अलग और उच्च वाले को दूसरे तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। जैसे मान लो हमने जो पृथ्वी से पाया ना, उसको क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। अब उससे हमको शुद्ध धातु पाना है तो उसके लिए अलग अलग प्रोसेस है। ये प्रोसेस क्या है तो वो धातुओं के शुद्धिकरण में हम पढ़ेंगे, अयस्कों के शुद्धिकरण में पढ़ेंगे, इसको आगे पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएँ होती हैं उनको सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, उनको विद्युत अपघटन से हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि जो सबसे कम क्रियाशील है तो वो तो खुद प्रकृति में सोने के जैसे हमारा Ag है, सिल्वर है, Au है, तो ये क्या है प्राकृतिक में शुद्ध रूप में पाई जाती हैं, यानी कि इनको एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, प्राकृतिक में ऐसे ही पाई जाती हैं, तो प्राकृतिक अवस्था में ये उपस्थित होती है, इनको शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन मध्यम वाले हो गए जैसे जिंक हो गया, Fe हो गया, Pb हो गया, कॉपर हो गया, तो इन्हें कार्बन का उपयोग करके इनको अपचयन के आधार पर अलग करते हैं। ठीक है, अपचयन करके ऑक्सीजन को उससे निकाल देते हैं, ऑक्सीकरण के द्वारा ही करते हैं। इसको आगे हम लोग देखेंगे कि जो मध्यम अभिक्रियाशील वाली धातुएं हैं उसके ऑक्सीकरण से उसको हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करके शुद्ध प्राप्त कर सकते हैं। अयस्कों का शुद्धिकरण कह रहे कि पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी होती है, रेत होती है, ये अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें हम गैंग कहते हैं। तो यहाँ एक आपको हेडिंग डालना पड़ेगा कि गैंग क्या है, गैंग। ठीक है, तो पृथ्वी पे जो भी खनिज अयस्क हमें मिलते हैं उसमें क्या होती है, मिट्टी और रेत होती है, और इन अशुद्धि के कारण ही इन खनिजों को हम गैंग कहते हैं। यानी कि खनिज गैंग जो है एक तरीके के खनिज हैं जिसमें मिट्टी और रेत होता है। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं। जैसे किसी चीज़ का एक्सट्रैक्शन करना है तो उसमें किस तरह की अशुद्धियाँ मिली हुई हैं, पहले इसकी तो जांच करनी ही पड़ेगी, उसके आधार पे क्या करेंगे, उसकी अशुद्धियों को उससे दूर करेंगे। इन पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीकें अपनाई जाती हैं। वो कौन कौन सी तकनीकें हैं तो यहाँ लिस्ट दिया गया है। जैसे अगर अयस्कों को देखा जाए तो अगर उच्च अभिक्रियाशील वाली धातुएं हैं, मध्यम अभिक्रियाशील वाली धातुएं हैं और निम्न अभिक्रियाशील वाली धातुएं हैं, तो इनको अलग अलग तरीके से यहाँ बांटा गया है। सबसे पहले निम्न अभिक्रियाशील वाली धातुएं देख लेते हैं। देखो जो निम्न अभिक्रियाशील वाली धातुएं हैं ये कम अभिक्रियाशील इसीलिए हैं कि ये किसी के साथ अभिक्रिया करके दूसरा यौगिक नहीं बना पाई हैं, तो ये अपने सल्फाइड के रूप में होंगी। पहले इनको सल्फाइड के रूप में बदलो, फिर सल्फाइड से इनका भर्जन किया जाता है, भर्जन से हमको धातु मिलती है और धातु को थोड़ा सा परिष्करण हम लोग करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। फिर उच्च अभिक्रियाशील वाली धातुएं हैं, ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं, इसीलिए इनको गलत धातु में इनका विद्युत अपघटन किया जाता है। ठीक है, विद्युत अपघटन करने के बाद से शुद्ध धातु हमें प्राप्त हो जाता है। फिर मध्यम अभिक्रियाशील वाली धातुएं हैं तो इनको दो तरह के इसमें होते हैं, चूँकि कार्बोनेट अयस्क वाले अलग होते हैं और सल्फाइड अयस्क वाले अलग होते हैं। तो जो कार्बोनेट वाले होते हैं इनको डायरेक्ट गर्म करके निस्तापन करके हम क्या करते हैं, शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं, तो वो ऑक्साइड के रूप में मिलेगा। ऑक्साइड का अपचयन करेंगे, क्योंकि ऑक्साइड को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, अपचयन अभिक्रिया ही तो अपनानी पड़ेगी। हमने अपचयन और उपचयन पढ़ाया था, तो वही वाला ये अपचयन है। फिर उसका क्या करते हैं, शुद्ध धातु प्राप्त कर देते हैं। लेकिन अगर सल्फाइड वाली अशुद्धियाँ हैं तो उसका भर्जन होता है, फिर भर्जन से ऑक्साइड के रूप में मिलता है, ऑक्साइड का अपचयन करते हैं और अपचयन से हमको शुद्ध धातु प्राप्त होता है। तो याद रखना है, जो निम्न अभिक्रियाशील वाले हैं तो सल्फाइड के रूप में भर्जन, फिर धातु, फिर परिष्करण। मध्यम वाले को दो तरीके से, कार्बोनेट वाले अलग होते हैं, सल्फाइड वाले अलग होते हैं। कार्बोनेट वालों का निस्तापन करके ऑक्साइड में बदलते हैं, फिर ऑक्साइड को अपचयन करते हैं, अपचयन से शुद्ध प्राप्त करते हैं। लेकिन सल्फाइड वाले का भर्जन करते हैं, भर्जन से ऑक्साइड प्राप्त होता है और ऑक्साइड से अपचयन होता है और अपचयन से शुद्ध जो धातु होते हैं हमको प्राप्त हो जाते हैं।
उच्च अभिक्रियाशील वालों को पहले गलित अवस्था में उसका विद्युत अपघटन करते हैं और विद्युत अपघटन करने के बाद से हमको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि उच्च अभिक्रियाशील वाले का कैसे करते हैं, मध्यम वाले का कैसे करते हैं और निम्न अभिक्रियाशील वाले धातुओं को उसके अशुद्धियों से कैसे अलग करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग यहाँ देखेंगे। सबसे पहला जो है सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण, यानी कि जो सबसे नीचे सक्रियता श्रेणी में होते हैं उनका हम लोग निष्कर्षण कैसे करते हैं, यानी कि शुद्ध धातु कैसे प्राप्त करते हैं। तो हमने बताया है कि जो सबसे नीचे होते हैं सबसे पहले उनको क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करके उसका भर्जन करके उसको शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त कर लेंगे। तो देखो नीचे लिखा हुआ है कि नीचे आने वाले धातुएं काफ़ी अनभिक्रिय होती हैं। अनभिक्रिय यानी कि दूसरे से अभिक्रिया नहीं करती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि जो कम अभिक्रियाशील वाले हैं बस उनके ऑक्साइड को क्या कर दो, गर्म कर दो, और गर्म करने से हमको क्या मिल जाएगा, धातु प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे सीनाबार कह रहा है, सीनाबार का फार्मूला आपको याद रखना है HGS यानी कि हाइड्रागेरस सल्फाइड। HGS को हाइड्रागेरस सल्फाइड कहते हैं। जो सीनाबार है वो मरकरी का एक अयस्क है, मरकरी यानी कि पारद। ठीक है, Hg मरकरी, पारा जिसको कहते हैं ना Hg। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाता है यानी HgO बनाता है। फिर अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी यानी कि पारा में अपचयित हो जाता है। ये पारद नहीं है, पारा समझ लो आप, पारद की जगह पारा आप समझो। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या मिलेगा, सीनाबार मिलेगा। इस सीनाबार को ऑक्सीजन में गर्म करेंगे तो ये मरकरी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मर्क्यूरस ऑक्साइड बना लेगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना लेगा। फिर अब ये ऑक्साइड है, सल्फाइड इससे अलग हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया। अब इसी ऑक्साइड वाले को यानी कि HgO को वापस से दोबारा गर्म करेंगे तो इसमें से ऑक्साइड ऑक्सीजन के रूप में बाहर हो जाएगा और मरकरी अलग हो जाएगा, यानी कि पारद जो है हमारा अलग हो गया है। ठीक है, अब इसको बैलेंस भी करना है, यहाँ से सीख लो। 2Hg ऐसे सॉलिड के रूप में इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने गर्म किया है तो HgO पहले बना लिया। तो यहाँ देखो एक Hg है एक ऑक्सीजन है, बट ऑक्सीजन तो 2 होता है तो एक ऑक्सीजन सल्फर के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। अब चूंकि यहाँ 2 ऑक्सीजन ही होते हैं इसीलिए टोटल 3 ऑक्सीजन हो गए। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको ऑक्सीजन के बाहर क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ सल्फर भी कितना हो गया, सॉरी ये 3 दूना 6 हो गया ना। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है तो इसको डबल करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऑक्सीजन 4 हो गया और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई किया तो ये 6 हो गया। तो 6 इधर ऑक्सीजन 6 इधर ऑक्सीजन। अब इधर 6 ऑक्सीजन होने की वजह से यहाँ हाइड्रागेरस यानी कि Hg 2 हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए इस Hg के बाहर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सल्फर 2 हो गया और ऑलरेडी हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर रखा है तो ये हमारा बैलेंस है। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी बैलेंस अभिक्रिया यानी कि संतुलित अभिक्रिया आप चेक कर लीजिएगा, हालांकि पहले हमने इसको डिस्कस कर लिया है। अब कह रहे कि जो प्राकृतिक रूप में कॉपर सल्फेट होता है Cu2S होता है, उसमें तांबे यानी कि कॉपर को केवल वायु में गर्म करके अयस्क से अलग किया जा सकता है। जैसे हमने कॉपर सल्फेट Cu2S लिया है, ठीक है, इसको ऑक्सीजन में गर्म किया तो ये कॉपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कॉपर ऑक्साइड बना लेगा और ऑक्सीजन सल्फाइड से मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। फिर इसको वापस से गर्म करेंगे। अब कुछ चूँकि सल्फ़र की कुछ तो मात्रा प्रेजेंस होगी ही ना, तो ये क्या करेगा, कॉपर अपना यहाँ से अलग हो जाएगा और ये सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने सिंपली क्या प्राप्त कर लिया, कॉपर प्राप्त कर लिया। अगला जो हमारा श्रेणी है कि जो मध्यम अभिक्रियाशील वाली धातुएं हैं इनका निष्कर्षण हम कैसे करेंगे। तो देखो सक्रियता श्रेणी में मध्य में स्थित धातुएं कौन कौन सी आएंगी, जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इनकी अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है, यानी कि ऊपर वाले से थोड़ा कम और नीचे वाले से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। प्रकृति में ये सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड या फिर कार्बोनेट की तुलना में धातुओं को उसके ऑक्साइड से अलग करना अत्यधिक आसान होता है। अब ध्यान देना, अगर हमारा सल्फाइड या फिर कार्बोनेट वाला है तो इनके तुलना में यानी कि CO3 और S, इनके तुलना में जो ऑक्साइड वाले जो धातुएं होते हैं इनको अलग करना आसान होता है। यानी कि ये ऑक्साइड वाले बिल्कुल आसान होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको डायरेक्ट गर्म करके हम अलग कर सकते हैं। इसलिए अपचयन से पहले, अब चूंकि ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं, अपचयन ही तो कहते हैं। अपचयन से पहले अगर सल्फाइड में है या फिर कार्बोनेट में है तो इन सल्फाइड या कार्बोनेट वाले को पहले ऑक्साइड में बदलेंगे, ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, और जैसे ही ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा फिर उसको गर्म करेंगे और हमारा शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। तो आगे लिखा भी है कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में
अत्यधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि भर्जन क्या होता है। तो भर्जन आपको समझना है तो आप सिंपली ये लिखोगे कि जितने भी सल्फाइड वाले अयस्क होते हैं उसको सिंपली वायु में गर्म करोगे तो वो ऑक्साइड में बदल जाएगा, और इस प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं। ठीक है, अब ऑक्साइड में तो परिवर्तित हो गया। फर्दर अगर कार्बोनेट वाला अगर ऐसे आ जाए कि कार्बोनेट वाला अगर अयस्क है और उसको हम वायु में अगर गर्म करते हैं तो ये भी क्या होता है, ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, और इस अभिक्रिया को हम निस्तापन कहते हैं। तो यहाँ दो क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि भर्जन क्या है और निस्तापन क्या है। तो भर्जन में हमारे सल्फाइड वाले अयस्क को वायु में गर्म करने पर अगर ऑक्साइड में परिवर्तित होता है तो उसको भर्जन कहते हैं। लेकिन अगर कार्बोनेट वाला अयस्क है और उसको वायु में गर्म करते हैं तो अगर वो ऑक्साइड में बदलता है तो उसको हम निस्तापन कहते हैं। तो दोनों में फ़र्क होना चाहिए, भर्जन क्या है, निस्तापन क्या है। सल्फ़र वाला ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा तो उसको भर्जन कहेंगे, और कार्बोनेट वाला अगर ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ तो उसको हम निस्तापन कहेंगे। तो दोनों प्रक्रिया आपको क्लियर है। अब यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दिया गया है, जैसे जिंक सल्फाइड है तो ये सल्फाइड वाला है ना। अब सल्फाइड वाले को ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे तो क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड बना लेगा और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। अब ये अपना बैलेंस अभिक्रिया आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार इसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो चूंकि यहाँ सल्फाइड वाला है इसलिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भर्जन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, भर्जन हुआ है। फिर निस्तापन में देखो, हमने कार्बोनेट वाला ले लिया ना, कार्बोनेट वाले को सीधे गर्म कर रहे हैं, गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड बना लिया और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, तो ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है हमारा निस्तापन। तो आई होप कि दोनों क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे देखो, कह रहे कि इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। अब जैसे भर्जन और निस्तापन में हमने क्या किया है, सिंपली ऑक्साइड में कन्वर्ट किया है, और इन ऑक्साइडों को अब आगे कार्बन का उपयोग करके इसमें से ऑक्सीजन को अलग कर देना है, और ऑक्सीजन से अलग करके हमको क्या मिलता है, धातु प्राप्त होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, कह रहा है कि कार्बन के साथ इसको गर्म करो। तो जिंक ऑक्साइड को अगर हम कार्बन के साथ गर्म करेंगे तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है, और यहाँ से जिंक अलग हो जाता है। अब देखो यहाँ से जिंक क्या हुआ है, बाहर निकला है, यानी यहाँ क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। तो लास्ट वाला प्रक्रिया यही तो था, ऑक्साइड को हम बाद में क्या करते थे, उसका अपचयन करते थे, और अपचयन होने के बाद से ये शुद्ध धातु में हमको मिल जाता था। अब यहाँ देखो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है तो यहाँ उपचयन हुआ है। तो दोनों अभिक्रिया याद रखनी है, इसमें अपचयन हुआ है और इस वाले में उपचयन हुआ है। और हमने ये भी बताया था कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन भी होता है और उपचयन भी होता है उसको कौन सी अभिक्रिया कहते थे, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते थे। याद आ रहा है ना, तो पुराना वाला वीडियोज़ भी देख लेना, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।